एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबको संध्या नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर लाइक टू कनेक्ट विद। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शगुन मिश्रा एक बार फिर से आपके 6 से 7 वाले केमिस्ट्री सेशन में स्वागत करती हूं आपके अपने एग्जाम्पल चैनल पर। समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट जुड़ जाइए और दूसरे बच्चों को भी फटाफट जुड़ने में मदद कीजिए। रोज़ाना की तरह आज भी नया सेशन लेके आए हैं, ठीक है। और अब तक जितना भी प्यार दिया, जितना सहयोग दिया और जितने अच्छे से सम्मानपूर्वक आप क्लास को यहाँ तक आज लेके आए, उस सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कुमार, हरीश सेन, मंदसौर, अच्छा नमस्ते मैडम जी, भाई नमस्ते। अश्विनी आ चुके हैं, आदर्श कुमार आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। शौर्य आ चुके हैं, किशन यादव आ चुके हैं, प्रिया, संजना, आशुतोष, जलराम, विपिन, हिमांशु, नित्या, मोनिका, हरीश, राजीव, गोपाल, आशीष, संजना, आरजू, शौर्य, शगुन मैम का लाडला शोभित, ओके, गॉड ब्लेस यू डियर। आदर्श कुमार, ड्रीम अड्डा, सुजीत, दुर्गेश, वेरी गुड, ओके। राजकुमार, मोनू, जय, अज्जू, खुशी, राजकुमार, वेरी गुड। सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आकांक्षा आ चुके हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम अगेन इन द सेशन। आज भी कल के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज मोस्ट प्रोबेबली हम लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ऐसा मेरा कोशिश रहेगी आज के सेशन में। ये नया बैच आ रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है फिलहाल, है ना। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको एक बार बता देती हूँ फिर से, क्या ये एनटीपीसी के लिए जो नया ग्रुप डी का जो हमारा है, ये उसका बैच है जिसका नाम है एकलव्य। टैगलाइन रखी गई है गुरु दक्षिणा। ये पीडीएफ इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जितने भी अब तक के यूट्यूब सेशंस हुए हैं, वो जितने भी टीचर्स जिन्होंने एनटीपीसी से रिलेटेड, जितने भी एकलव्य बैच से रिलेटेड जितने भी क्लासेस लिए हैं, वो सारे क्लासेस उनके पीडीएफ्स आपको 9499 में, मतलब 499 रुपए में मात्र अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एक और सेकेंड इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर रही थी। आपको कहीं ना कहीं सैटरडे टू सैटरडे हर शनिवार को एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगी। देखो भाई, द सेशन नेम इज एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए एमसीक्यू सेशन है, भोकाल सीरीज के नाम से। ये कंप्लीट एमसीक्यू सेशन होगा। तो वो सारे बच्चे जो अब तक मेरे से डिमांड कर रहे थे कि मैम एमसीक्यूज, प्योर एमसीक्यूज करा दो, तो कल शाम को शनिवार सेम टाइम आप मेरे को मिलोगे। हो सकता है ये सेशन आपका 6 से 7 की जगह हो सकता है 7:30, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो मैं मिनिमम क्वेश्चन 30 होंगे। डिपेंड करता है कि कोई अच्छा चैप्टर और अच्छे क्वेश्चंस मिल गए तो हो सकता है 30 से ज्यादा भी क्वेश्चंस हो जाएं। कोई फिक्स ऐसा नहीं है, लेकिन मिनिमम 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो डिफरेंट टॉपिक से होंगे, डिफरेंट चैप्टर्स से होंगे, विद एक्सप्लेनेशन चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और मेरा ऐसी चाहत है कि ये क्वेश्चंस आपकी कॉपी में पहुंच जाने चाहिए। तो कल मिलिएगा, हर सैटरडे आपका ये सेशन रखा जाएगा। एक स्पेशल इवेंट मैं लेके आऊंगी 6 बजे शाम को, ठीक है। तो कल से इसकी शुरुआत है। मिलते हैं भाई कल की भोकाल सीरीज में। इसमें टारगेट रहेगा कि एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा इसलिए लेके आई हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जहां तक जो भी बच्चा जो भी दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक ये सेशन आपका पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज मैं चाहती हूं ये सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। कल हमने टॉपिक को कहां पर लेफ्ट किया था? कल हम आपसे वॉलेटाइल क्या होता है मैंने आपको बताया था कि वॉलेटाइल का मतलब होता है, सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया था वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील होना। वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि वो लिक्विड्स, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि वो लिक्विड जो कि कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं, वो लिक्विड जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉलेटाइल कहलाते हैं। इसको बोलते हैं वाष्पशील हो जाना। और जाना माना एग्जाम्पल है थिनर, जिसको हम बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर के नाम से। तो मैंने आपको बताया था, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसीटोन के नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? वो नेल पेंट रिमूवर होता है। नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में इसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तो मैंने आपको इसको ऐसे पढ़ाया है कि नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको हम डेली लाइफ में थिनर आदि के नाम से जानते हैं, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसीटोन बोलते हैं। ये वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल होने के कारण ये कैसी ठंडक का एहसास देता है, त्वचा को ठंडक का एहसास देता है। ये चीजें मैंने कल लास्ट में आपसे डिस्कस की थी, ठीक है। आज इसी चीज को आगे बढ़ाओ और फटाफट अगला टॉपिक अब आप कॉपी में डालिए, नोट करो फटाफट चीजें। कॉपी में नोट करिए। अगला टॉपिक आज का क्या है? सब्लिमेशन
जिसको हम ऊर्ध्वपातन के नाम से हिंदी में बार बार हमसे एग्जाम पूछते आए हैं। किस नाम से पूछते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से पूछते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि नेल पेंट रिमूवर को अगर तुम खुला छोड़ दोगे तो वो लिक्विड डायरेक्ट उड़ जाएगा, है ना, उसको ढक्कन कस के बंद करके रखने की जरूरत होती है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो जब लिक्विड टू गैस का फिनोमिना होता है तो वो वॉलेटाइल कहलाता है, कि वो लिक्विड वॉलेटाइल है। और अगर कोई सॉलिड उड़ता है, जैसे कपूर की डिब्बी अगर शुद्ध कपूर है तो आपको कस के बंद करके रखने की जरूरत है। अगर नौसादर है, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री लैब में अमोनियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं साल अमोनियक, उसी को अगर आप बनिए की दुकान पे खरीदोगे, अब मेरी बात सुनो, कॉपी में भी चीजें नोट करेंगे, सुनो मेरी बात, उसी अमोनियम क्लोराइड को अगर आप बनिए की दुकान से खरीदोगे या किसी आयुर्वेदिक मतलब जहां पे आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं वहां से खरीदोगे, तो वही नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं वो किस नाम से मिलेगा? वो नौसादर के नाम से मिलेगा आपको, और वो कस के डिब्बों में बंद करके रखना जरूरी होता है। यहां पर सब्लिमेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वह ठोस पदार्थ जो प्रत्यक्ष रूप से गैसीय अवस्था को प्राप्त करते हैं बिना द्रव में कन्वर्ट हुए। शर्त है कि द्रव में कन्वर्ट नहीं होना है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर जिसमें लिक्विड वाली स्टेट गायब हो जाए, मतलब कोई लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएगा, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें डेफिनेशन समझने की जरूरत है, लिखना और पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? सॉलिड टू गैस का फिनोमिना, सॉलिड टू गैस का फिनोमिना जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अब आप फटाफट नोट करो। सबसे पहले तो पुराना जाना माना क्वेश्चन जिसको हम कपूर कहते हैं। दूसरा याद रखो सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 लिखो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से और चीजें लिखो, अभी जितना बोल रही हूं उतना करो। जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से हिंदी में पढ़ते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित होता है, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं, ये डायरेक्ट सब्लिमेट कहलाते हैं, जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड जिसे हम साल अमोनियक के नाम से जानते हैं, नोट करिए अब आप, जिसे हम साल अमोनियक के नाम से जानते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड। आम भाषा में मतलब अगर हम वैसे बात करते हैं हिंदी वगैरह की बुक में और कैसे मिलेगा, इसको नौसादर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ऊर्ध्वपातित होता है। चीजों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखो, ये ऊर्ध्वपातित होते हैं। एक और लिख लो, नेफ्थलीन। क्या लिखोगे? नेफ्थलीन। हिंदी मीडियम आप भी लिखिए नेफ्थलीन। जिन्हें ना समझ में आए जी क्या लिखवा दिया, वो याद रखो कि बाथरूम वगैरह में हमने मोथ बॉल्स पड़ी देखी होंगी। मैं यहां पर लिख दे रही हूं ऊपर, इधर सुनो, मोथ बॉल्स। मोथ बॉल्स मैम क्या होती हैं? अरे यार तुमने फिनाइल की गोली के नाम से सफेद सफेद गोलियां पड़ी देखी होंगी वॉश बेसिन वगैरह में या टॉयलेट वगैरह के पॉट वगैरह में, तुमने सफेद रंग की गोलियां पड़ी देखी होंगी जिन्हें मोथ बॉल या फिनाइल की गोली के नाम से जाना जाता है। आज के बाद से आप इनको मोथ बॉल्स या फिनाइल की गोली नहीं बोलोगे, आप गलत बोलोगे, आने वाली जनरेशन गलत बोलेगी। तो नेफ्थलीन क्या बोलोगे? इसको नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। नेफ्थलीन रसायन होता है जिसको इसी तरीके से लैब में क्या बहुत कस के बंद करके रखा जाता है। आप लोग आजकल बाथरूम वगैरह में वो टिक्की आती है जिसको हम बोलते हैं ओडोनिल। क्या बोलते हैं? ओडोनिल। कहो मैडम क्या बता रहे हो? अरे यार ताकि बाथरूम में महक वगैरह, रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर्स जो होते हैं वो टिक्की टाइप की आती है मार्केट में, है ना, डिब्बी। कार फ्रेशनर्स वगैरह में भी इस तरीके से सॉलिड आजकल आ रहा है कि आप रख लो, वो धीरे धीरे उड़ता रहेगा, खुशबू छोड़ता रहेगा। तो ये क्या होते हैं? कुछ नहीं होता है, नेफ्थलीन में अलग अलग प्रकार की खुशबू मिला दी जाती है, जैसे मोगरा, गुलाब, अलग अलग फ्रेग्रेंस मिला दी, है ना। तो वो जब तक धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होता रहेगा तब तक वो एयर फ्रेशनर का काम करेगा। तो आपको इनमें से कोई ना कोई, मेरा ऐसा मानना है, वन डे एग्जाम आपको इनमें से कोई ना कोई सब्लिमेशन के नाम पे पूछेंगे, इनमें से कोई ना कोई
ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा। ऊर्ध्वपातन कौन कौन प्रदर्शित करता है? कैम्फर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, साल अमोनिया जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा नेफ्थलीन। अब यहां पर फटाफट आइए और यहां पर लिखो यूज ऑफ ड्राई आइस। लिखो फटाफट, लिखो यूज ऑफ ड्राई आइस, या हिंदी में आप लिख सकते हो शुष्क बर्फ का प्रयोग। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, शुष्क बर्फ का प्रयोग। अब मेरी बात ध्यान से अब आप सुनोगे क्या कि जब पानी को घर में, जब हम फ्रिज में पानी जमाते हैं, बर्फ बनाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O की जगह अगर CO2 को आपको गैस या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़े, तो CO2 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मिनिमम आपका कितना होगा? -120 मिनिमम डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का ये कि बर्फ को मतलब सॉरी H2O को, पानी को, नॉर्मल पानी को सॉलिड में कन्वर्ट करना एक पल को इजी है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था और H2O की ठोस अवस्था, किसकी ठोस अवस्था ज्यादा ठंडी होगी? तो याद रखो बर्फ से ज्यादा ठंडी होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस ये क्यों बोला जाता है सॉलिड CO2 को? बिकॉज ये कपड़ा भिगोती नहीं है। अगर मैं बर्फ का टुकड़ा अभी सपोर्ट में बोलूं कि अंदर टी-शर्ट की जेब में रख लो, तो आप कहोगे मैम मेरी पॉकेट भीग जाएगी, मेरा हैंकी भीग जाएगा। चादर वगैरह पे रखोगे तो वो बेडशीट गीली हो जाएगी। लेकिन सॉलिड CO2, यार जो चीज सॉलिड से गैस में जा रही है, सब्लिमेशन शो कर रही है, वो गीला क्या करेगी? वो भिगोएगी कैसे? भिगोने का काम तो किसी द्रव का होता है ना। और ड्राई आइस तो भाई द्रव में आती नहीं, ड्राई आइस तो डायरेक्ट किस में जाती है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है। तो याद रखो इसकी फितरत क्या है? यह कपड़ा नहीं भिगोती। लिखो फटाफट, यह कपड़ा नहीं भिगोती। और इसका क्या नेचर है? याद रखो कि इसे ड्राई कूलेंट के तौर पर यूज करते हैं। नहीं समझ में आया? मुर्दा घर में जब लाशें रखी जाती हैं बिना किसी गंदगी और गीलेपन के, तो किस में रखी जाती हैं? तो याद रखिए इसे शुष्क शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे शुष्क शीतलक मतलब इसे एज अ ड्राई कूलेंट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। आगे आप लिख लेना, ठीक है। कैसे कैसे यूज करते हैं? मुर्दा घर में लाशें रखने के लिए ड्राई आइस का यूज होता है। जानवरों के अस्पताल में जब शुक्राणु वगैरह रखने होते हैं कि साहब घर में भैंस है और हमें इस नस्ल का शुक्राणु खरीदना है। और आजकल ये चीज़ आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि ये चीज़ जानवरों में क्या होता है कि जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी क्रिएट करना, शुक्राणु पास करा देना और गर्भ धारण करवाना किसी पशु को। तो जब शुक्राणु अस्पताल से खरीदे जाते हैं तो डॉक्टर किस में रखता है? उनको ड्राई आइस में रखता है। जानवरों के तो छोड़ो, जो ह्यूमन बींग्स के स्पर्म्स वगैरह होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, आजकल IVF प्रोसेस के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपको बायो बहुत अच्छे से पढ़ाता है क्या कि अंड का निषेचन मतलब जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है ना, कि एग का फर्टिलाइजेशन जो यूट्रस में होना चाहिए, गर्भाशय में होना चाहिए, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। लेकिन वो शुक्राणु और अंडाणु जब ईश्वर की कृपा से किसी हेल्थ इशू की वजह से नहीं हो पाता, तो वो डॉक्टर आजकल टेस्ट ट्यूब में करते हैं कि लेडीज का एग ले लिया सैंपल और मेल पर्सन का मतलब पुरुष का क्या ले लिया? स्पर्म्स, शुक्राणु का सैंपल ले लिया। लेकिन दोनों की ये चीज, ये जो प्रोसेस करवानी है टेस्ट ट्यूब में, ये प्रोसेस बहुत लो टेम्परेचर पे होगी, नहीं तो दोनों बेकार हो जाएंगे। बिलीव मानिए IVF प्रोसेस के दौरान कम से कम 6 से 7 अंडे फर्टाइल करके और यूट्रस में छोड़े जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया जो कि ईश्वर की कृपा से अंदर ही होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, तो टेस्ट ट्यूब में डॉक्टर्स करवाते हैं और उसको फिर पास करवा देते हैं मात्र इंजेक्शन की मदद से।
और उसमें भी डॉक्टर कहता है कि 6-7 में अगर एक भी अंडा जिंदा रहा, समझिए दिस इज द आईवीएफ। आप समझिए विज्ञान कहां पहुंच गया है ना। तो तब जाके स्त्री के कहीं ना कहीं यू विल गेट द गुड न्यूज। खैर छोड़ो, तो मैं आपको बता रही थी शुक्राणु रखने के लिए भी इसका प्रयोग एज अ ड्राई कूलेंट किया जाता है। ड्राई कूलेंट के तौर पर मुर्दा घर में लाशें रखने के लिए, शॉर्टली में लिख रही हूं, आप लोग लिख लेना, मुर्दा घर में लाशें रखने के लिए किया जाता है, शुक्राणु रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रामा सेंटर में जब बहुत ज्यादा जली हुई बॉडीज आती हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जलने के बाद बर्फ नहीं लगाया जाता, नहीं तो छाला पड़ जाता है। ये आपको घर में समझाया जाता है नुस्खों में, है ना। तो याद रखो, जले मरीजों के उपचार में, जले मरीजों के ट्रीटमेंट में या उपचार में, इस तरीके से आप ड्राई आइस को याद करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई आइस इज यूज्ड टू मेक डीजे स्मोक। कृत्रिम धुआं बनाने के लिए डीजे स्मोक, पार्टी स्मोक, या एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई स्टेज शो चल रहा है तो स्टेज शोज के दौरान जो कृत्रिम धुआं क्रिएट किया जाता है, मैंने डीजे स्मोक आपको समझाने के लिए लिखा है। आपसे एग्जाम पूछेगा आर्टिफिशियल स्मोक, आपसे एग्जाम क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कृत्रिम धुआं, आर्टिफिशियल स्मोक। सपोज स्वर्ग का सीन दिखाना है, रामलीला चल रही है, तो कहां से दिखाएं, मशीन में ड्राई आइस, और ड्राई आइस के ऊपर डाला गया पानी, और कुछ नहीं होता है। बच्चा एक चीज मैं बताऊंगी, ये कोई महंगी चीजें नहीं है, ये कोई महंगी चीजें नहीं है, ये स्कूल वालों को दिखाना चाहिए आपको लैब में, बस दिखाया नहीं गया वो एक अलग बात है, वरना ड्राई आइस कुछ भी नहीं होता, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही चीज इंसान कब देखता है, जब घर का कोई बंदा अस्पताल में एडमिट होता है, तब वक्त दिखा देता है ये सारी चीजें, आप बिलीव नहीं मानोगे। ड्राई आइस जब डॉक्टर लेके आता है या चपरासी अस्पताल में लेके आता है तो इतना ठंडा होता है कि रबड़ के ग्लव्स ऊपर तक पहनता है पियोन, और ऐसे करके निकाला जाता है। आपकी स्किन इसकी कूलिंग को टॉलरेट नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो आर्टिफिशियल स्मोक के तौर पर या कृत्रिम धुआं, है ना, डीजे स्मोक या पार्टी स्मोक, आप जो कुछ भी लिख सकते हो, कृत्रिम धुआं, है ना, कृत्रिम धुआं आप ऐसे याद रखोगे। इसे बनाने में ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है। आप ये छोटी छोटी सी चीजें याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अगला टॉपिक लिखो वाटर प्योरिफिकेशन। क्या याद रखोगे, वाटर प्योरिफिकेशन, जल का शोधन आपसे अलग अलग एंगल से कई प्रकार से पूछा जाता आया है। तो लिखो जल का शोधन। बच्चा एक चीज मैं बता दूं, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एज ए कंटेंट राइटर इन द बुक्स। किताबों पे काम किया तो अपना अनुभव यही कहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चा आपने मेरे संग वो किया, कोऑर्डिनेट किया, तो नोट से बाहर केमिस्ट्री नहीं होगी। अभी तुम लोग बोल लो हम तुम्हारे कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर में रुक जा, ठीक है। तो वाटर प्योरिफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले लिखो क्लोरीन, ठीक है, सबसे पहले लिखो क्लोरीन, फिर दूसरे नंबर पे लिखो लाल दवा। अभी लिखो पहले, फिर हम बताते हैं। फिर लिखो लाल दवा, इंग्लिश मीडियम रेड मेडिसिन नहीं लिखोगे, लाल दवा ही लिखोगे। तीसरे नंबर पे याद रखो एक्टिवेटेड कार्बन। क्या याद रखोगे, एक्टिवेटेड कार्बन। हिंदी मीडियम आप भी अभी ऐसे ही लिखो, अभी हम जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। उसके बाद आप अगला लिखो जिसे हम बोलते हैं ओजोन, ओजोन गैस लिखो। फिर लिखो फिटकरी, जिसे हम बोलते हैं एलम। फिर क्या लिखो, फिटकरी, ठीक है। अभी पहले इतना देखो, फिर जितना याद आ जाएगा फिर हम बताते चलेंगे। इधर देखो, अब क्लोरीन का कहां पर यूज होता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग जल के विरंजन में किया जाता है, वाटर ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। कहो कि इसका यूज क्यों किया जाता है। तो जल का विरंजन कहां होता है भाई, स्विमिंग पूल का पानी, वाटर पार्क का पानी एंजॉय करने गए, आपकी स्किन टैन हो गई, क्यों भाई, बिकॉज अच्छे से उसमें क्लोरीन पास कराई गई।
नगर पालिका की जो टंकी का पानी सप्लाई वाला पानी आता है कि सुबह आएगा इतने से इतने बजे, शाम के इतने से, समझ में आ रही बात? उसमें अक्सर महक आती है किसकी? क्लोरीन की। अगर किसी क्षेत्र के पानी में बहुत ज्यादा क्लोरीन पास करा दी जाए नगर पालिका की, सपोज टंकियों में ज्यादा गिर जाए, डालने वाले तो इंसान ही है ना, ट्यूबवेल के माध्यम से डाली जाती है, तो फिर क्या होता है? कपड़े धोते समय कलर उनका ऑटोमेटिकली फेड होने लग जाता है, कपड़ों का कलर ऑटोमेटिकली डल होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है। क्लोरीन विरंजन का कार्य करती है, क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती, कपड़ों का रंग उड़ा देती है। कागज की लुगदी, पीलापन आ रहा है, व्हाइट पेपर व्हाइट करने के लिए यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट है जाना माना कौन? क्लोरीन। और पीने वाले पानी में क्लोरीन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज्यादा क्लोरीन पीने वाले पानी में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बना है आपसे, पीने वाले जल में WHO के द्वारा या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशानुसार अधिकतम कितनी क्लोरीन होनी चाहिए? तो अधिकतम 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, इससे ज्यादा क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, वरना डाइजेशन सिस्टम के लिए सही नहीं है। लाल दवा क्या होती है? तो याद रखो KMNO4, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से हम जानते हैं। इसका क्या काम होता है? ये कहीं ना कहीं कुएं के जल का शोधन करने के लिए पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है, तो यहां पर लिखो कुएं के जल का शोधन, वेल वाटर का प्योरिफिकेशन गांव में किसके द्वारा किया जाता है? तो कुएं में डाली जाने वाली लाल दवा को रासायनिक रूप से KMNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा एक्टिवेटेड कार्बन, हिंदी मीडियम, आपसे सक्रिय कार्बन के नाम से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए सक्रिय कार्बन का काम होता है दुर्गंध युक्त जल का शोधन करना। मतलब ये तुम लोग करे लो खूब सारे कमेंट, अभी बात करती हूं। तो याद रखिए क्या? एक्टिवेटेड कार्बन, पॉन्ड्स एक्टिवेटेड कार्बन फेस वॉश, गार्नियर मेंस एक्टिवेटेड कार्बन फेस वॉश। को मैडम आप कहां चले गए? मैं आपको दैनिक जीवन में कहां एक्टिवेटेड कार्बन आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, और तो और पतंजलि एक्टिवेटेड कार्बन फेस वॉश। आजकल फेस वॉश हेयर जेल में खूब अच्छे से यूज हो रहा है सक्रिय कार्बन। इसकी सतह होती है छिद्रनुमा, ये पानी की अशुद्धियों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन ये दुर्गंध युक्त जल का, स्मेली वाटर का ट्रीटमेंट करता है, ये दुर्गंध युक्त जल का शोधन करता है। मैं शॉर्टली लिख रही हूं, आप लिख लेना अच्छे से। दुर्गंध युक्त जल का आप लिख लो आगे शोधन। किस प्रकार के जल का शुद्धिकरण करता है? तो ये दुर्गंध युक्त जल का शोधन करने के लिए जाना जाता है। ओजोन गैस का क्या यूज होता है? याद रखो सपोज ये आपकी आरओ मशीन है, मन की आंखों से देखो, ये आरओ है। आरओ मशीन में नीचे टंकी वाला हिस्सा होता है और ऊपर वाले हिस्से में इस प्रकार की सिलेंड्रिकल, इस तरीके से व्हाइट कलर के सिलेंडर अक्सर पड़े देखे होंगे। समझ में आ रही मैं क्या समझाना चाह रही हूं? ये होते हैं ओजोनाइजर। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में टॉपिक है ओजोनाइजर्स का। अगर आपके पास साइंस रही है तो, नहीं रही चिंता की कोई बात नहीं। ये ओजोनाइजर्स होते हैं आरओ मशीन में। आरओ मशीन में ये ओजोनाइजर्स लगे होते हैं जिनमें ओजोन गैस भरी होती है। इसका यूज ओजोनाइजर्स बनाने में किया जाता है। इसको गोली मारो तुम छोड़ो, लिखो जल के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ओजोनाइजर में ओजोन का काम होता है ऑक्सीकृत जल देना, जल के ऑक्सीकरण करना, ऐसे लिख दो, जल का ऑक्सीकरण, सॉरी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? आपसे एग्जाम पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सपोज फिर दे दी आपको एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। जल के ऑक्सीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के शुद्धिकरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग आरओ मशीन में किया जाता है? ओजोन गैस का प्रयोग आरओ मशीन में किया जाता है, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आरओ की फुल फॉर्म होती है, ठीक है।
ओजोन का क्या काम होता है? ओजोन का यूज ओजोनाइजर्स में किया जाता है। ओजोनाइजर्स मैंने बता दिया, नहीं याद रह पाए कोई बात नहीं, आप इसको देखो। अगर तुम ये भी ना याद रख पाओ तो अब की बार ध्यान देना, कहीं पर अगर प्याऊ लगा हो, वाटर प्योरीफायर अक्सर लगे होते हैं कंपनी में इस तरीके से, ये ऊंचे ऊंचे ट्यूब्स लगे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत देसी भाषा में समझाती हूं मैं। इस तरीके से ये ट्यूब लगे होते हैं, कभी 2 कभी 3, ये होते हैं ओजोनाइजर्स। अक्सर व्हाइट या ब्लू कलर के डिब्बे जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो ओजोनाइजर्स का काम क्या होता है? इसमें ओजोन गैस होती है। कौन सी गैस? जल के ऑक्सीकरण से संबंधित है। ओजोन गैस जल के ऑक्सीकरण से संबंधित है। फिटकरी, फिटकरी मैं कल ही आपको बता चुकी हूं। फिटकरी एक एंटीसेप्टिक साल्ट है, एंटीसेप्टिक लवण है, खून का थक्का जमाती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ब्लड क्लॉटिंग का काम जिसको बोलते हैं, रक्त का थक्का। हिंदी मीडियम जे मत कहना कि हिंदी में नहीं लिख रही ठीक है, चलो लिखो फटाफट। यहां पे रक्त का थक्का जमाती है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन बनता है आपसे। ऑलराइट, एंड और मैंने क्या बताया था आपको इसके बारे में कि ये क्या करती है? अब सुनो, जल का शोधन कैसे करेगी? पानी लेके आई गांव की औरतें, अगर उस पानी में मिट्टी आ रही है, क्योंकि बारिश के दिनों में खेतों की मिट्टी नहर में या नदी में पहुंच गई, तो घड़े में पानी में जो मिट्टी आ रही है, फिटकरी का टुकड़ा बांध के और इसको घुमाया जाता है। किसमें? पानी में। आज भी ये वो आता है, क्या नाम है, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे वो शो आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड। पता नहीं तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा, उसमें बकायदा वो तो यूज करता है इस प्रोसेस को। तुम छोड़ो उसको, तुम ऐसे समझो, आज भी ये तरीका यूज किया जाता है। धागे में फिटकरी बांधकर और मिट्टी, मडी वाटर का प्योरिफिकेशन करती है। किसका? दलदले पानी का शोधन करने के लिए। शोधन नहीं करती, बस मिट्टी को नीचे बिठाल देती तली में। देखते ही देखते सारा पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। देखते ही देखते सारा पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। तो याद रखो, दलदले पानी का शोधन करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे? याद रखोगे फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस N24H2O, ये है फॉर्मूला। फिटकरी के सूत्र में जल के अणुओं की संख्या बताइए, 24। फिटकरी किस किस का सल्फेट लवण कहा गया है? पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के सल्फेट लवण को फिटकरी के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका वाटर प्योरिफिकेशन। इससे बाहर कहां जाओगे यार? इसी तरीके से आरओ में आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या याद रखोगे? हिंदी मीडियम आप याद रखोगे पुनः परासरण। क्या याद रखोगे? पुनः परासरण। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग घरेलू स्तर पर जल के शोधन के लिए किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस ना, पुनः परासरण प्रक्रिया का प्रयोग जल के शोधन के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर किरणें पूछ ली जाएं, अगर एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, या साथ में दे दिया जाए यूवी रेज। समझ गए ना? बाकी बच्चे तो हैं ही मेरे समझदार। क्यों? जो नए बच्चे जुड़े हैं, बस मुझे उन्हीं का डर लगता है, वो भी हो जाएंगे ट्रेन, चिंता मत करो। ठीक है, मेरा तो चिंता मत करना, एग्जाम के बाद यही इसी टाइम पीरियड में तुमसे पूछूंगी कितने क्वेश्चन गलत करके आए, ईमानदारी से बताओ। समझ में आई? और अगर क्लास से तुम बिलीव नहीं मानोगे, मैंने अपना कंटेंट खुला यूट्यूब पे डाल दिया, और फिर भी अगर तुम गलत करके आए, वो तुम्हारी मर्जी। फिर मैं यही बोलूंगी, यार वो तो बकवास की बातें होती हैं, प्यासा कुएं के पास पहुंचता है और इन्हें प्यासी नहीं है। बात खत्म। ठीक है, तो चीजें अच्छे से नोट करिए, अच्छे से चीजों को तैयार करिए। ठीक है, और नहीं तो वो आजकल, वो थोड़े दिन पहले टिकटॉक पे वीडियो चलती थी, वो पूछता था ना, क्या बोलता था वो, भूल गए। जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझको घोड़ा पे बिठाया हूं, ऐसे ही मारेंगे तुम्हें हम चलो इधर। तो याद रखो, कौन सी किरणों का प्रयोग जल के शोधन में होता है? तो याद रखो,
पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें? केंटारो यूवी वाटर प्योरीफायर, सुना ऐड में? और क्या बोलती है वो? आजकल तो बहुत सारी कंपनी के आरओ आ रहे हैं यूवी हमारे घर में है। अच्छा जी, चलो लिखो, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग जल के शोधन में होता है। अब तो समझ में आया? पराबैंगनी किरणें किस प्रकार की अशुद्धि, कौन सी जल में ऐसी अशुद्धि होती है जो पराबैंगनी किरणें? बैक्टीरियल अशुद्धि का शोधन करती हैं पराबैंगनी किरणें। लिखो, क्या पराबैंगनी किरणों द्वारा जल की कौन सी अशुद्धि का शोधन किया जाता है? तो यूवी रेज आर यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इंप्योरिटी ऑफ वाटर। द यूवी रेज आर यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इंप्योरिटी ऑफ वाटर। नोट डाउन, यूवी रेज are used to treat the bacterial impurity of water. English medium please note down. ठीक है, चीजें समझ में आई? तुम लोग लगे पड़े, आज हम बेचारों पे ध्यान नहीं दे पा रहे बच्चों पे। हेमा मालिनी क्या लिख रहे? बिलीव करेंगे। थैंक यू सो मच डियर यू ऑल। नाउ ओके, सनी सिंह क्या कह रहे हैं? पहले कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, बोरिंग लगता था। किसने कहा सब्जेक्ट बोरिंग होता है? मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री छोड़ो, कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। अरे किसी सब्जेक्ट से एक बार इश्क करके तो देखो। भाई हो सकता है तुम्हें बात अजीब लग रही हो, बट एक बार, हर सब्जेक्ट के लिए माइंड क्वालिटी अलग होती है। हर सब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए माइंड क्वालिटी अलग होती है। मैथमेटिशियन के लिए मैथमेटिशियन वाला ही टेस्ट और बुद्धि चाहिए। उस सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके टेक्सचर में, उसके एक्सेंट में उतरना पड़ता है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता। अब वो बात अलग है कि अटैच करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, जो कि टीचर का काम होता है। चलो आ जाओ इधर। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो भौकाल से आज के एमसीक्यू सेशन की ओर बढ़ते हैं। कुछ चीजें आज भी आपकी रह गई, कोई बात नहीं, साल्ट्स रह गए, वो हम कर लेंगे आपके साथ कवर। मडी वाटर प्योरिफिकेशन, दलदले पानी का शोधन, इनमें से कौन करेगा? जल्दी से आंसर दो, आंसर दो जल्दी से। हाँ बताओ, mg होता है Al की जगह लाल फिटकरी में, नॉट कंपल्सरी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, अगर आप थोड़ा सा इसमें स्वाति कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार चेक करना बुक में, फिर मेरे से बात करिएगा। जल्दी से बताओ। रिचा, रोहित, एग्जामपुर शेरनी, वेरी गुड। सौरभ, दीपक, चंदन, ये एग्जामपुर शेरनी कौन बन गया बच्चा? चलो, निशा सैनी, रोहित कुमार, राम बाबू, धनंजय, नितेश कुमार, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दो। विपिन, जय सिंह, आजाद, वेरी गुड। नैतिक, ज्योति, शिवकांत, वेरी गुड। पार्टी होगी, अपना एग्जाम पर 4 मिलियन होने जा रहा है। यस, थैंक यू। रविंद्र पटेल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर। दलदले जल का शोधन कौन करेगा? दलदले पानी का शोधन फिटकरी करती है। दलदले पानी का शोधन कौन करता है? फिटकरी करती है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। विच विल शो सब्लिमेशन, इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करेगा? विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से हमें आंसर चाहिए। इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन, कौन उड़ जाएगा सॉलिड से गैस में? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन? जल्दी से बताओ। प्रियंका कुशवाहा कह रहे हैं मैम यू आर टू गुड, थैंक यू सो मच प्रियंका, आंसर दीजिए। राजा, आचेन, खालिद, संजीव, अज्जू, निशा, सरावर, शौर्या, कातिल, हसीना, वेरी गुड। साहिल यादव, पूजा, विजय, शशांक, गिव मी द राइट आंसर। पूर्णिमा, दिनेश, एब्सोल्युटली राइट, ऑल अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? कपूर भी उड़ेगा, ड्राई आइस भी उड़ेगा, साल अमोनियक मतलब नौसादर भी उड़ता है। नौसादर का यूज क्या होता है? अगर आप नोट करना चाहो बच्चा, ये छूट गया हमसे, ये आप एक बार नोट कर लो। नौसादर का यूज अगर तुमसे पूछ ले, सुनो मेरी बात, नौसादर का यूज क्या होता है? पेट से संबंधित बीमारी, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, पेट की बीमारी, मतलब समझे नहीं? अरे यार, पाचन संबंधित प्रॉब्लम होती है। जैसे काले नमक का यूज किया जाता है डाइजेशन प्रॉब्लम्स में, वैसे देसी दवा में नौसादर दे दिया जाता है। नौसादर का यूज होता है ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाओं आदि में, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नौसादर का यूज होता है, ये ऊर्ध्वपातित होता है। लिखिए, आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएटेड, इनमें से कृत्रिम धुआं बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से बताओ। क्या कह रहे हैं मैम फोटो अच्छी नहीं लग रखी है? हाँ वो यार खींच ली, इन लोगों से मैंने कहा मेरी दूसरी खींचो, वो अब तक दूसरी खींच ही नहीं पाए। ठीक है, अब तुम लोग यार आगे आंसर दो। नैतिक हुसैन, वेरी गुड। प्रकाश, वेरी गुड। ओके, शगुन मैम का लाडला, वेरी गुड। नितेश, संजू, संतोष, नेहा, आरव, राइट आंसर। आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएटेड बाय, भाई जल्दी से बताओ,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा डीजे स्मोक क्रिएट किया जाता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डीजे है ना। तो डीजे स्मोक या आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल आउट ऑफ पब्लिक टॉयलेट। सार्वजनिक शौचालयों के बाहर किसकी बहक बदबू किसकी आती, सरल सी भाषा में बात बताओ। पब्लिक टॉयलेट के बाहर बदबू किसकी आती है, जल्दी से बताओ। महेंद्र बेड़िया, वेरी गुड। कमाल, विजय, रॉप्सो, निखिल, संजना, अभिनव, गोविंद, नितेश, विकास, अश्विन, अखिलेश, सुमन, आरूही, कीर्ति, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दो, बहुत सही जा रहे बेटा, वेरी गुड। प्रिया चौधरी, मोहित चौहान, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा क्या है यार, चलो ना ऐसा कुछ ना है, सब अपने हैं। स्वीटी, ज्योति, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दो, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल आउट ऑफ पब्लिक टॉयलेट, आंसर इज अमोनिया। अमोनिया गैस होती है। याद रखिए, शरीर से किडनी के माध्यम से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ छनन कर दिया जाता है, याद रखिए यूरिया। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका किडनी के द्वारा छनन कर दिया जाता है, यूरिया। और यूरिया एटमॉस्फेयर में जब शरीर के माध्यम से रिलीज होगा, कौन सी गैस की महक देगा, अमोनिया की महक देगा, सिंपल। आगे देखो क्वेश्चन। The question is, nail paint remover gives cool feeling in skin contact because, जल्दी से बताओ कि नेल पेंट रिमूवर त्वचा के संपर्क में ठंडक का एहसास देता है, क्योंकि इट्स हाईली रिएक्टिव, उच्च अभिक्रियाशील है, इट्स फ्लेमेबल, ज्वलनशील है, इट्स शोज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है, या इट्स वेल वॉलेटाइल, ये उड़नशील है या वाष्पशील है, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, हाँ, सिंबल ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। गोविंद यादव, अभिषेक सिंह, नितेश, ताऊ, ओके, रॉबिन चौधरी, ऑल एग्जाम स्टडी 45-22, रत्नेश, सादेक, वेरी गुड। गुर्जर, मैम आप हंसती तो लगता है गुस्से में ही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। नाउ व्हाट इज द राइट आंसर, इसमें यार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कल और आज दोनों की क्लासेस में कि वो सारी चीजें जो वॉलेटाइल होती हैं, जो उड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं ठंडक का एहसास देती हैं। अगला देख क्वेश्चन, ये वही हो गया क्या, हाँ ये वही आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाँ क्वेश्चन देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द अदर नेम ऑफ, जल्दी से आंसर दो। मैं नहीं बताऊंगी, मैंने कल बताया ये, हाँ जल्दी से आंसर दो। आकाश रॉय, सुनील हरिपुरा, शैतान सिंह, वेरी गुड। रितु, सीतू, ओके, मुनेन्द्र, प्रियंका, सादिक, रामानंद यादव, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दीजिए। आकाश रॉय, बसंती महतो, ड्रीम अड्डा, जयस तिवारी, absolutely right. You all are going outstanding. You all are going superb. The right answer is magnesium hydroxide, which is also known as milk of magnesia. Milk of magnesia, या जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इसको कहीं ना कहीं, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये क्या करता है, इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये एंटासिड का काम करता है। किसका काम करता है, नोट कर लो, एक प्रकार का अम्लनाशक है, अम्लनाशक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच इज नॉट एसिटिक बाई नेचर, इनमें से कौन सी गैस प्रकृति से अम्लीय नहीं है, इनमें से, वेरी गुड, आंसर दीजिए। प्रदीप कुमार, सुमित कुमार, राहुल राठौर, अश्विनी यादव, वेरी गुड। एके एंड कंपनी, मैम आप तो टॉपिक उठाते हो उसको कंप्लीट किया करिए। एके एंड कंपनी, मुझे ये बताओ कौन सा टॉपिक, यार आप बिलीव नहीं मानोगे, एसिड बेस और साल्ट का चौथा पार्ट चल रहा है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इनकम्प्लीट रह गया हो। वो बात अलग है आप बीच में क्लास में गोला मार गए हो, ठीक है, एक बार देखिए चीज़ें तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ली गई हैं, ठीक है। बाकी आपकी किसी प्रकार की फरमाइश होगी, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं हर बच्चे के कमेंट को कवर करने की इसीलिए कोशिश करती हूँ कि प्यार और किसी भी प्रकार का, कहते नहीं है कि अगर कोई भी बात है आपके विचार मेरे तक ज़रूर पहुँचते रहें, ठीक है। चलो चीज़ों को देखो पहले।
हाँ, विच इज नॉट एसिडिक बाय नेचर, इनमें से कौन प्रकृति से अम्लीय नहीं है? तो याद रखिए ये अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं ये दोनों, और ये कोका कोला में खट्टेपन का स्वाद का कारण बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो एसिड है, सॉफ्ट एसिड होता है, वीक एसिड होता है कोका कोला, थम्स अप आदि। तो याद रखो ये बाय नेचर एसिटिक एसिड, दिस इज अ वीक बेस, ये एक दुर्बल क्षार होता है, ये एक वीक बेस का एग्जाम्पल है जिसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक वीक बेस का एग्जाम्पल। अगला देखो, गैस शोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्लड हीमोग्लोबिन। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिए। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, संदीप टोपो, मुनेन्द्र पाल, शिकारी, सचिन पांडे, विनोद, मित्री का मित्र, अच्छा जी, सादिक मलिक, ओके, निशा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। गैस जो कि मानव रक्त हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण प्रकट करती है। अभी तक मैंने आपको गैसेस नहीं पढ़ाई हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे, क्योंकि सैटरडे को कल तो हम लेके आएंगे आपका स्पेशल सेशन जिसमें थ्योरी नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट एमसीक्यूज। अब तक जितने चैप्टर कराए हैं उनमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आगे के कुछ चैप्टर्स जो कि कंबाइन सेशन होगा, स्पेशल सेशन होगा, अलग से उनको नोट कर लेना। मंडे की क्लास में मैं गैसेस कवर करूंगी और साल्ट्स कवर करूंगी। तो आप फिलहाल इसका आंसर अगर नहीं दे पाए हो तो यहां आंसर रखो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी वर्ड अलग यूज करो, हीमोग्लोबिन अलग यूज करो, याद करने में आसानी हो जाएगी। हिंदी मीडियम आप भी यही याद करोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आकर्षण प्रकट करता है, और अगर वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा प्रदूषण उपस्थित है तो सांस की बीमारियां वहां पर बहुत तेजी से फैलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को एग्जाम कैसे याद करेगा? सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चूल्हे पे खाना बनाने वाली महिलाओं को सांस की समस्या की प्रॉब्लम किसके कारण होती है? तो दमा या सांस की प्रॉब्लम का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले के जलने पर कौन सी विषैली गैस रिलीज होती है? तो कोयले का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ावा देता है। ऐसे आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड के छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेट करके इसे जब तुम समझोगे कि जहां तुम्हें श्वसन संबंधित बीमारी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शन में 4 गैसें दे रखी हैं, मोनोऑक्साइड अगर दे रखा है टिक कर दो। सांस की समस्या कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट या तंबाकू के धुएं का मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड। अंगीठी को अगर हम रात में जला के सो जाएं जाड़ों में तो लोगों की अगर मौत हो जाती है तो कौन सी गैस कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहीं ना कहीं कोयले के आंशिक दहन जो कि लौ के साथ धीमे धीमे रिसना धुआं है ना। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। कल के सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूं, कल का सेशन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, द टाइमिंग इज द सेम, लुक एट हियर, हाँ, share it with the maximum peoples. I want the maximum people should be able to join this session. Thank you so much. आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ओके, अच्छा जी, ओके, अंगीठी से भी निकलता है, वेरी गुड। विपिन, सोनू कुमार, आशीष सिंह, अभिनव सिंह, सादिक मलिक, सारस तिवारी, वेरी गुड। एग्जामपुर, जायस तिवारी, सोनाक्षी सिंह, अभिनव, वेरी गुड। Golu, Neha, UPSC, thank you so much for this love and respect. And as every day, to make the session successful, love you all, take care of yourself, always face every challenge in your life with a big smile. Thank you so much. See you tomorrow at the same time period, 6 to 7. Bye.